नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज। इस सीरीज में आज हमारे पास में आ गया है 12 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो 11 वीडियो है उसके लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन के लिंक, वेबसाइट के लिंक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी के लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर आपके पास में व्हाट्सअप का चैनल हो। तो ये 12 नंबर का वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉक टेस्ट की सीरीज है, इसके बारे में आपके पास जानकारी पहले से है तो हम इसको स्किप करेंगे, सीधे हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है और याद रखिएगा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा। आप लोग के सब्सक्रिप्शन, लाइक और जो शेयर और कमेंट्स आते हैं उससे हम लोग को हौसला मिलता है। पहला प्रश्न है, यूजर विंडो में सामान्य फाइल गलती से डिलीट कर देता है और परमानेंटली डिलीशन से पहले उसे रिकवर करना चाहता है। तो डिलीशन होना है मतलब परमानेंट डिलीट होने के पहले उसको रिकवर करना चाहता है, गलती से उससे डिलीट हो गया है। सबसे पहले उसे कौन सी लोकेशन चेक करनी होगी? तो इस प्रश्न को याद रखना, इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस क्वेश्चन के वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि गलती से अगर डिलीट हो जाता तो कहा जाता है वो रिसाइकल बिन में जाता है, ये हमको पता है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसके लिए बनता है कि अगर आप इस तरीके से डिलीट करना चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन में न जाए, सीधे कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, कंप्यूटर की मेमोरी से सीधे रूप से डिलीट हो जाए, वो रिसाइकल बिन में जाए ही ना, तब हम डिलीट करते हैं। कैसा करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट हम लोग यूज करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है इसी के रिसाइकल बिन के लिए हमसे पूछा जाता है कि रिसाइकल बिन का जो फोल्डर होता है वो कंप्यूटर में कहाँ होता है? तो याद रखिएगा रिसाइकल बिन का जो फोल्डर हमारे कंप्यूटर में होता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उसके बाद जो हमको स्क्रीन दिखाई देता है वो कहलाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक, तो उसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें, कंट्रोल पैनल में हमारे पास सारे टूल्स होते हैं। सिस्टम सेटिंग, जैसे मोबाइल की सेटिंग में सारे टूल्स होते हैं, आपके सेटिंग्स होती है मोबाइल की सारी, वैसे ही कंट्रोल पैनल में हमारे पास वो सारे टूल्स मिल जाते हैं। टास्क बार जो सबसे नीचे पट्टी होती है हमारे पास में, जिसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, फोल्डर खुले हुए हैं, वो हमको दिखते रहते हैं, वो टास्क मैनेजर रहता है, सॉरी टास्क बार रहता है। इसके बाद क्लिपबोर्ड की अगर बात करें तो क्लिपबोर्ड जब भी हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो कट कॉपी किया हुआ वहां जाकर सेव होता है। कहां पर? क्लिपबोर्ड में। याद रखना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव हो गई है और यूजर को रनिंग प्रोसेस देखकर उस टास्क को एंड करना है, कौन सी विंडोज यूटिलिटी सबसे उपयुक्त है? देखिए हाईकोर्ट की वैकेंसी आ गई है। हाईकोर्ट के लिए मैंने कल एक वीडियो डाल दिया था। हाईकोर्ट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर हमारी सारी सीरीज अगर देख लेता है तो भी उसकी तैयारी हो जानी है। अलग से हम सेपरेट उसके लिए क्लास लेकर आने वाले हैं। और याद रखिएगा हाईकोर्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर के, वो हिंदी में नहीं आने वाले, हिंदी में नहीं आने वाले, सिर्फ किस में आने वाले? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ही पढ़ के और फिर आपको उसका आंसर लगाना है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो लोग देख रहे होंगे हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश पोर्शन पे फोकस करेंगे। तो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप पर, वो अनरिस्पॉन्स होगी मतलब काम नहीं कर रही है। अब उसको हमको ढूंढ कर, देख कर और उसको किल करना है, बंद करना है, तो हम कहाँ से करेंगे? तो हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पर ऑप्शन, देखो पहला हमको बोल रहा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो हमारे पास कैलकुलेशन नॉर्मल जो हमारे पास कैलकुलेशन होता है उसी की बात होती है। नोटपैड हमारे पास में टेक्स्ट एडिटर होता है, इसमें हम जो HTML की कोडिंग है वो हम इसमें करते हैं, याद रखिएगा टेक्स्ट एडिटर है। पेंट हमारे पास से पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। टास्क मैनेजर जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। तो इससे तो आपको पता ही चली गया कि जो भी प्रोसेस हमारे पास चल रही है, चाहे सामने चल रही हो या पीछे की तरफ चल रही हो, टास्क मैनेजर में जाके हम उसको किल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की। तो टास्क मैनेजर को अगर आपको ओपन करना है तो इसके शॉर्टकट की याद रखना कि हमारे पास में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप हम यूज करेंगे तो उससे हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। कंट्रोल आल्ट डिलीट या
कंट्रोल आर डिलीट शॉर्टकट की प्रेस करने पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें टास्क मैनेजर हमको मिलता है, ऐसा भी याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर आपको ओपन करना है टास्क मैनेजर तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की अगर हमने प्रेस करी तो सीधे आपका टास्क मैनेजर ओपन होने वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा टास्क मैनेजर को टास्क बार पे राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक्सेल फंक्शन स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होने पर एक वैल्यू तथा फॉल्स होने पर दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है। हमारे पास से पूछ रहा है एक्सेल का फंक्शन स्पेसिफाइड कंडीशन, तो हमारे से क्या पूछ रहा है, एक्सेल के एक फंक्शन की बात कर रहा है। अगर उसके पास में कंडीशन एक, दो कंडीशन दी हो मान लो उसको, है ना, कंडीशन एक दी हो और कंडीशन दो दी है, इस तरीके से दो कंडीशन उसको दी है। तो अगर कंडीशन एक वो अगर पूरी करता है, कंडीशन एक पूरी करेगा तो क्या आएगा भैया, ट्रू आएगा, और कंडीशन दो पूरी करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स। इस तरीके से हमको बोल रहा है। तो हम कौन सा यहाँ पर फंक्शन यूज करने वाले हैं, इसकी बात हो रही है। कंडीशनल हमारे को रिजल्ट निकालना है। हमारे पास में काउंट है, इफ है, राउंड है और लेन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है काउंट वाला। काउंट क्या करता है, तो हमारे एक्सेल में जितनी भी सेल होती है तो कौन सी सेल में सिर्फ नंबर है उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए, है ना। अगर टेक्स्ट होगा तो काउंट नहीं करेगा और अगर ब्लैंक होगी तो उस सेल को भी छोड़ देगा। ऐसी सेल हमको निकाल के देगा जिसमें सिर्फ अंक रखे हुए हैं, क्या है, काउंट। इफ हमारे पास लॉजिकल फंक्शन है। राउंड हमको वैल्यू को डेसिमल तक के राउंड अप करना है तो वहाँ यूज करते हैं इसको। लेन हमारे जो कैरेक्टर लिखा हो, जैसे यहाँ से आता का सब लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, लेन लगाएंगे तो इसमें कितने कैरेक्टर हमारे पास में है वो पूछेगा। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, लेन के साथ में 10 आ जाएगा। वैसे आता है ना, खाली स्पेस को भी नापेगा। हमारे पास में यहाँ पर जो कंडीशन लगी हुई है तो यहाँ पे कंडीशन देना है, तो कंडीशन हम किस में दे सकते हैं, कंडीशन हम दे सकते हैं किसमें, इफ में। इफ क्या है तो याद रखिएगा, इफ एक लॉजिकल फंक्शन है। तो यहां पर हम लगा देंगे क्या, इफ इक्वल लगाया हमने, इफ लगाया और देन हमने दे दिया पहली कंडीशन पूरी होगी तो क्या आंसर आएगा, ट्रू, और सेकंड पूरी करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं, जब हमारे पास में लॉजिकल हम कोई फंक्शन यूज करते हैं और इफ हमारे पास में लॉजिकल फंक्शन है तो इसका आउटपुट यही दे देगा किसमें, अगर पहली कंडीशन है तो ट्रू, सेकंड है तो फॉल्स पे, याद रखना। अगला हमारे पास में है, वर्कशीट में एक कॉलम में सेल अमाउंट, दूसरे में सिटी नेम है। केवल उस सिटी से संबंधित सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाएगा। देखिए हमारे पास में उसने दो कॉलम बना दिए हमको, है ना, कि ऐसे दो कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में क्या है बोले तो सेल्स अमाउंट है ना, क्या है, सेल्स अमाउंट। दूसरे में क्या है, सिटी नेम है। पहले में सेल्स अमाउंट है, दूसरे में सिटी नेम है। अब हमको ये बोल रहा है कि उसी सिटी से संबंधित सेल अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो सिटी नेम दिया है इससे संबंधित जो यहाँ पे सेल अमाउंट होगा उनको जोड़ना है, एक जैसे सिटी के अमाउंट जोड़ देने हैं। तो हम लोग कौन सा यहाँ पर फंक्शन यूज करने वाले हैं। पहला हमारे पास में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, जब भी प्रोडक्ट आए लिखा हुआ है ना एग्जाम में तो क्या होगा, इसके आगे इक्वल लगाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पे लेकर 2 और 4 इस तरीके से लिखा रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, 4 का इसमें गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 8 इसका आउटपुट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में हम लोग इंटू करते, गुना करते, याद रखना। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम संख्या निकाल के देता है कि जो सबसे बड़ी आपको जितनी भी डिजिट देंगे वहां पर उसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी वो निकाल के देना है मैक्सिमम संख्या निकालने के लिए। काउंट मैंने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में बताया। यहाँ पर आ गया हमारा सम इफ, यहाँ पे क्या है हमारे पास में जोड़ना है भैया, तो जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सम यूज करते। लेकिन उसने क्या बोला, हमको एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी है कि संबंधित जो सिटी होगी उसी के अमाउंट को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या लग गया, हमारा लॉजिकल फंक्शन लग गया। अब क्या लग गया हमारे पास, सम इफ लग गया है। दैट मीन्स कि एक कंडीशन कोई होगी उसके आधार पर वो लेगा और क्या कर देगा, उसको जोड़ देगा। तो सम इफ सही हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन लगानी हो, एक से ज्यादा, है ना, या फिर और कंडीशन लिखी रहती तो हम क्या लगाते, सम इफ के बाद में एस भी जोड़ देते, है ना। क्या हो जाती, फिर सम इफ हो जाता, क्या आ जाता, फिर मल्टीपल कंडीशन रहेगी तो क्या जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, सम इफ और फिर एस भी लगा हुआ है। सिंगल कंडीशन है इसलिए क्या आ जाएगा, यही वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, लार्ज वर्कशीट स्क्रॉल करते समय यूजर चाहता है कि टॉप हेडिंग्स रो
हमेशा विजिबल रहे, है ना, कौन सा फीचर उपयोग किया जाएगा। भाई हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं, है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ का है, एमएस एक्सेल का। क्यों, यहाँ पे वर्कशीट लिखी हुई है, किसी भी वर्जन की बात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 365 बोले या 2019 बोले। तो लार्ज वर्कशीट, बहुत बड़ी वर्कशीट हमारे पास में, उसमें हमको स्क्रॉल करते समय नीचे जाना है, नीचे की तरफ हम चले जाएंगे, या लेफ्ट की तरफ आगे चले जाएंगे, राइट की तरफ आगे चले जाएंगे, ये कंडीशन है। बहुत बड़ी सीट है तो राइट की तरफ जाएंगे। तो टॉप हेडिंग, जो ऊपर टॉप हेडिंग हमारे पास में है, उसमें किसकी बात कर रहा है, रो की बात कर रहा है। तो टॉप हेडिंग रो, मतलब इस तरीके से हमारे पास में क्या होगी, ये कॉलम होते हैं और ऐसी क्या है, ये रो होती है। तो ये जो रो वाला पोर्शन हमारे पास में है ना, तो टॉप हेडिंग जो रो होगी हमारे पास में, उसको क्या करना है भैया, उसको हमेशा विजिबल करना है, भले चाहे हम इधर कितना ही चले जाए, है ना। भाई इधर जाएंगे तो सामने की जो हमने हेडिंग पहले कॉलम में लिखा होगा दब जाएगा। अगर ऊपर लिखा रहेगा तो हम थोड़े से नीचे जाएंगे तो ऊपर वाला हट जाता है, तो गलत जगह एंट्री होने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है कि आपकी जो हेडिंग्स होगी, चाहे रो की हो या कॉलम की हो, दोनों को हम कैसे रोक सकते हैं, इसका प्रश्न है। हमारे पास में फ्रीज पेन, व्रैप टेक्स्ट, हमारे पास मर्ज एंड सेंटर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो हम हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को फॉर्मेट करा सकते हैं, कलर वलर जो भी हमको दिखना है, फॉन्ट उसके हिसाब से। मर्ज एंड सेंटर तो ये दो या दो से अधिक सेलों को मर्ज करेगा और टेक्स्ट को सेंटर कर देता है। रैप टेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है कि एक ही सेल में हम टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करते करते सेल की सीमा खत्म होगी तो अपने आप क्या जाएगा, वो अगली मल्टीपल लाइन में हम वहां पे लिख सकते हैं, एक ही सेल में मल्टीपल लाइन में। तो ये ऑन रहेगा तो कोई दिक्कत हमको आएगी नहीं। फ्रीज पेन जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। फ्रीज पेन की सहायता से हम लोग चाहे कॉलम की बात कर लो या प्रश्न रो की बात कर रहा है, इनकी हेडिंग्स को हम लोग लॉक कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते चलेंगे, पर वो वाली जो कॉलम हमने जितने सेट कर दिए है, रो जितनी हमने फिक्स कर दी है, वो जैसी की वैसी रहने वाली है। क्या है इसका नाम, फ्रीज, जमा देगा, है ना, तो याद रखिएगा। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन, कंपनी जनवरी से दिसंबर तक मंथली सेल्स में हुए कंटिन्यूस चेंज को प्रदर्शित करना चाहता है। टाइम बेस्ड ट्रेंड को हाईलाइट करने के लिए सामान्यतः कौन सा चार्ट दिया जाता है। ये नीचे के लाइन नहीं भी देता तब भी ऊपर से हम आंसर निकाल लेते। ऊपर की लाइन में क्या दिया है उसने, जनवरी से दिसंबर, मतलब एक समय की बात की जा रही है, जनवरी से लेकर समय तक के इस बीच में जो भी प्रोग्रेस हुई है ना, जो भी कंटिन्यूस चेंजेस हुए हैं उनको दर्शाना है। और किसका उपयोग करना चाहता है, वो चार्ट का, है ना। और यहाँ पे क्लियर भी दे दिया उसने, टाइम बेस्ड ट्रेंड। तो टाइम बेस्ड जो ट्रेंडिंग होगी, है ना, टाइम बेस्ड जो समय के साथ परिवर्तन होगा, उसको दर्शाने के लिए हम किस चार्ट का प्रयोग करते हैं, बस इतना याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए। हमारे पास में है पाई चार्ट। पाई चार्ट में किसी एक डेटा श्रेणी को हम लोग सर्कल में दिखाते हैं, याद रखना है, और इसको LS सेक्टर में बांटते हैं और परसेंटेज में हम लोग क्या देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। लाइन चार्ट हमारे पास में, अच्छा ये पाई चार्ट की जैसे हमारे पास में क्या होता है, डोनट चार्ट। दोनों को याद रखना, दोनों है एक ही फैमिली के, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हम एक श्रेणी को दर्शा सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल श्रेणी को, सारणियों को दर्शा सकते हैं। राडार चार्ट है, राडार चार्ट में बहुत सारी जो वैल्यूज होती है उसके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। बच्चा हमारे पास में कौन सा, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए याद रखना ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। लाइन चार्ट के माध्यम से हम समय के साथ जो ट्रेंड्स रहते हैं, समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। लाइन चार्ट आपने देखा ही होगा, ऐसा बनाते हैं, बिंदु बनाई हमने और बस ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम डिफाइन सिक्योरिटी रूल्स के अनुसार इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। हमारे पास में सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है, तो ज़्यादातर हम नेटवर्क पे या वर्क स्टेशन पे या अलग अलग नेटवर्क पे वहाँ पर ही सिक्योरिटी की बात हमारे पास में आती है। तो इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर भी करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं। हमारे पास में स्प्रेडशीट हमको मालूम है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं भैया, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, एक्सेल की बात कर रहा है। कंपाइलर क्या करता है हमारे पास में, तो कंपाइलर हमको पता है क्या करता है, ये ट्रांसलेटर है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को एक साथ पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर, तो ये भी नहीं होगा। फायरवॉल हमारे पास में है, तो फायरवॉल क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क के बीच में लगा रहता है और फाइलों की जांच करता है, यूजर की जांच करता है ना, सही होगी तो ये अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आने देगा।
तो कुल मिला के यहाँ पे बात होती है ऑथेंटिकेशन की। फायरवॉल क्या देखता है? ऑथेंटिकेशन देखता है। और यहाँ पे आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। तो ये काम किसका है भैया? ये काम फायरवॉल का है, याद रखिएगा, है ना। और डीफ्रेगमेंटर क्या होता है? तो अव्यवस्थित फाइलें होती है हमारी डिस्क में, उनको व्यवस्थित करने के लिए डीफ्रेगमेंटर हम लोग चलाते हैं, और ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मैकेनिज्म किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऑर्गेनिक को वेरीफाई करने तथा साइन के बाद उसकी कंटेंट बदलती है या नहीं, इसका पता लगाने में सहायता करती है? हमारे पास में है कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है या हम कौन सी ऐसी प्रणाली यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर में ही है या इंटरनेट पर ही है, वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनिक और वेरीफाई, है ना, मतलब ओरिजिनल है या नहीं, है ना, या वेरीफाई करने के लिए, तथा साइन मतलब सिग्नेचर, है ना, साइन के बाद उसकी कंटेंट बदली है या नहीं बदली, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के बात हो रही है कि उसकी कंटेंट बदली है या नहीं बदली है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग वेरीफाई की बात कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारे पास में है डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग में हम डिस्क के सारे कंटेंट्स को फॉर्मेट करते हैं, नए ट्रैक सेक्टर बनते हैं, फिर से डाटा कॉपी पेस्ट या इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा। स्क्रीन सेवर टाइम आउट वाली बात हो गई कि हम बहुत देर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जितनी देर डली होगी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद अपने आप स्क्रीन सेवर चलने लग जाएगा। फाइल रीनेम की अगर बात करें तो हमारे पास पहले से कोई फाइल बनी है और हम उसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फाइल को हम रीनेम कर देंगे, तो ये भी प्रश्न का आंसर नहीं हो रहा है। हमारे पास में डिजिटल सिग्नेचर जो कि राइट आंसर है। डिजिटल सिग्नेचर ही हमको वेरिफिकेशन के लिए काम में आती है, इसको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट होगा उसको वेरीफाई करना होगा तो डिजिटल सिग्नेचर लगेगी। डिजिटल सिग्नेचर के लिए याद रखिएगा कि डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर किसी व्यक्ति या संस्थान की पर्सनल, प्रोफेशनल और बैंक डिटेल इतनी सारी जानकारी उसके अंदर होती है, बस वो फाइल उठा के अटैच करना रहता है। और ये किस में आती है? जो डिजिटल सिग्नेचर रहती है, मैंने बोला कि एक टेक्स्ट फाइल होती है तो वो रहती है पेन ड्राइव में, तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक छोटी सी पेन ड्राइव में आती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर सामान्यतः विक्टिम की फाइल को इनक्रिप्ट या लॉक करके एक्सेस वापस देने के बदले पेमेंट की मांग करता है? मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, डेंजर होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। सामान्यतः विक्टिम मतलब कि किसी यूजर की बात कर रहा है ना, तो यूजर की फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा या लॉक कर देगा। इनक्रिप्ट मतलब विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देगा जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, या फिर लॉक कर देगा, ओपन ही नहीं होने देगा। और ओपन करने के लिए उसके बदले क्या बोलेगा? भैया हमको पैसे दो तब हम चालू करेंगे। कुल मिला के बात हो रही है किसकी? कि उसने आपके डेटा को क्या कर लिया? आपके डेटा का अपहरण कर लिया है। अब क्या मांग करेगा? आपसे फिरौती की मांग करेगा। तो ये जो हमारे पास में मैलवेयर होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है और बहुत बार ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं कि पेमेंट देने के बाद भी आपका डाटा सही नहीं होता है। ठीक है, कौन सा है ये हमारे पास मेलवेयर? ये हमारे पास में है रैंसमवेयर। कौन सा है? रैंसमवेयर है, इसको याद रखिएगा, यही ऐसा करता है। एडवेयर क्या करता है? तो एडवेयर क्या करेगा? ये आपके ऊपर वॉच करता है। जैसे आपने गूगल में कुछ सर्च कर लिया, है ना, आप सर्च करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे गए तो आपने जो सर्च किया था वैसी ऐड वहां पर आपको दिखने लगे, या यूट्यूब पे गए तो वहां पर वैसी ऐड आपको दिखने लगे। तो एडवेयर है जो आपके द्वारा जो सर्च कंटेंट किया जाता है, देखा जाता है ना, उसका यूज करते हैं। एडवेयर बेसिकली क्या है? एक तरह का स्पाईवेयर होता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर हम कोई रील देख रहे हैं या हम कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो एक जैसे अगर शॉर्ट्स अगर हमने देख लिए 1 या 2, उसके बाद में आप बाद में कभी भी देखेंगे तो उसी के जैसे अगले शॉर्ट्स आते हैं। ठीक है, ये वैसी रील आती है। तो ये क्या है? ये आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, याद रखिएगा। तो वो एडवेयर हो गए, ऐड दिखाने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। कुकीज क्या होती है? तो ये वेबसाइट का जो है रिकॉर्ड रखती है हमारे पास, उसके पास में। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो कोई भी डिवाइस अगर हमको चलाना है कंप्यूटर में तो उसके लिए हमको उसके ड्राइवर की आवश्यकता होगी। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। तो बस याद रखना डिवाइस ड्राइवर। और ये भी क्या हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना। अगला हमारे पास में कंप्रेस्ड डिजिटल ऑडियो या वीडियो को एनकोड तथा डिकोड करने के लिए
उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर मेथड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? भाई डिजिटल ऑडियो आपके पास में है, चाहे वीडियो होगा या ऑडियो होगा, उसको एनकोड करना है या डिकोड करना है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो एनकोड करना हो या डिकोड करना है, मतलब उसको इनक्रिप्ट करना हो या डिक्रिप्ट करना हो, कोड में बदलना है, सामान्य करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? हमारे पास में है कोडेक, कुकी, कंपाइलर और कर्सर। कर्सर तो आप मालूम है, छोटी सी डंडी ब्लिंक होती है पेज पर जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, ये तो आंसर नहीं होने वाली। कंपाइलर अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रांसलेटर होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीनी भाषा में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कुकीज भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि वेबसाइट का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखती है वहाँ पे कि आप कितने बार गए आए, तो कुकीज वहाँ पर रहती है काम में, सपोर्टिंग फाइलें होती है। हमारे पास पे क्या बचा? कोडेक बचा है। अभी तो कोडेक को याद रखना, कोडेक आ जाता है, कोडर आ जाता है। तो डिजिटल ऑडियो होगा, उसको एनकोड मतलब विशेष प्रकार के चिन्ह में बदलना और वापस सामान्य करने का काम किसका है? वो कोडेक का है, याद रखिएगा। अगला है 1920 इंटू 1080 वाला इमेज मुख्य रूप से उस डिजिटल इमेज की किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है? ये तो हमको मालूम है, 1920 और 1080, ये हम लोग जैसे अभी ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका भी रेजोल्यूशन क्या होगा? 1920 और 1080 इतने पीटी पे होगा। इसके ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास क्या जाएगा? 4K आ जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हमारे पास में। थोड़ा नीचे आओ तो आप डल कर, जैसे आपको अगर डेटा बचाना है तो आप क्वालिटी डल करके देखते हो, तो उसमें कई बार स्क्रीन पे आपको धुंधला दिख सकता है या पिक्सल्स फट जाते हैं। कुल मिला के बात किसकी यहाँ पर? ये पिक्सल्स की है। तो यहाँ पे दो हमको डिजिट दी है, एक ये वाली दी है, एक ये दी है, कि क्या है? तो हमारे पास में वर्टिकल और हॉरिजेंटल पिक्सल्स की बात हो रही है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल पिक्सल्स की संख्या। तो ये हमारे पास में हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल्स की जो संख्या हमारे पास में है, ये क्या कहलाती है? भाई इनका गुना करेंगे तो एक संख्या जनरेट होकर हमारे पास में आएगी, वो क्या कहलाएगी? वही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। हमारे पास में है फाइल परमिशन। तो फाइल की परमिशन होती है एक्सेस करने की, कि कितने हद तक एक्सेस देते हैं। एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है, या तो फुल परमिशन दे देंगे या थोड़ा सा रोक के देंगे कंडीशन में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बात होगी, हमारे पास में कितने फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज पे हमारी साउंड जाने वाला है उसके लिए। रेजुलेशन हमारे पास में जो है, तो रेजुलेशन हमारे प्रश्न का राइट आंसर है भैया, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स की संख्या क्या कहलाती है? स्क्रीन का रेजुलेशन कहलाती है, और हम रेजुलेशन इसी में नापते हैं। क्या दिया है? पिक्सल्स दिए, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी आती है, चाहे बस हो, स्टार हो, मेस हो, हाइब्रिड हो, रिंग टोपोलॉजी हो, ये सारी अलग अलग प्रकार की हमारे पास टोपोलॉजीज होती है, जो हमने कुछ पढ़ ली है, कुछ हम एग्जाम तक के पढ़ लेंगे। अगला है कंप्यूटर का उपयोग अकाउंटिंग, डिजाइन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन जैसे अलग अलग कार्यों में किया जाता है। यह कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टराइजेशन को दर्शाता है, मतलब कि कौन सी उसकी विशेषता को समझाता है। तो अगर हमारे पास कंप्यूटर है, वो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, डिजाइनिंग का कर रहा है, ग्राफिक्स का कर रहा है, साइंस की रिसर्च में काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है, तो कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कंप्यूटर की विशेषताएं हमारे पास में जितनी भी होती है, ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती है ना। और आपको वैसे ही बता दूं मैं कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? इधर बेसिक वाला सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में फिर क्वेश्चन का लेवल कम होते हुए चलता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन से आते हैं जो शुरू में हम लोग फंडामेंटल वगैरह पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा उसकी विशेषता क्या कहलाती है। हम देखते हैं, हमको बोल रहा है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, मतलब इंसान के जैसे जन्म से उसके पास ब्रेन होता है क्या, या सोच सकता है क्या? तो इंसान का जैसा दिमाग उसके पास में नहीं होता, उसको जितनी चीज़ें बताई जाती है उतनी ही करता है। जैसे भी ChatGPT है, तो अगर आपके प्रश्नों का आंसर वो दे रहा है तो उसके पास पहले से उसमें फीड किए गए हैं। इस तरह के प्रश्न अगर कोई पूछे तो उसको ऐसा आंसर देना, उतना ही जवाब देता है, अलग से कुछ नहीं दे सकता, तो इसके पास नहीं होता है। ये वाली क्षमता इसकी है क्या? नहीं। फिर थकान की बात कर रहा है, तो जैसे मनुष्य थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता है, ठीक है, पर क्या ये वाला गुण इससे मिलता है क्या? नहीं। यहाँ पे तो मल्टीपल क्या है? काम है। फिर भावना, इमोशन, तो कंप्यूटर में तो इमोशन होते ही नहीं है ना। ना कंप्यूटर थकता है, ना कंप्यूटर में इमोशन होते हैं, ना कंप्यूटर में दिमाग होता है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास बचा वर्सेटाइलिटी, बहुउद्देशीय। कंप्यूटर जो है ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम करता है और अच्छा आउटपुट देता है।
तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, वो वर्सैलिटी कहलाता है। तो वर्सैलिटी याद रखेंगे, बहुउद्देश्यता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर के व्यापक उपयोग को मुख्य रूप से किस कंप्यूटर जनरेशन से जोड़ा जाता है। तो हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था, इसका क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। सारी जनरेशन, पांचों की पांचों जनरेशन के याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज किया किसका, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का यूज किया, और फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में व्यापक रूप से यूज किया है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और हम पढ़ते हैं अल्ट्रा, यू आएगा है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको याद रखिएगा। कौन सा नेटवर्क डिवाइस हार्डवेयर एड्रेस को लर्न करता है और सामान्यतः ईथरनेट फ्रेम को केवल डेस्टिनेशन डिवाइस से जुड़े पोर्ट की ओर फॉरवर्ड करता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, और अच्छी विशेषता भी है कंप्यूटर की। बात हो रही है कि नेटवर्क के किसी डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, सारे के सारे नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर एड्रेस को लर्न करता, मतलब वो हार्डवेयर एड्रेस को पढ़ता है। हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का जो इंटरनेट से जब भी हम जुड़ते हैं तो जो हार्डवेयर एड्रेस हम लोग काम में लेते हैं वो क्या होता है, लैन कार्ड सुना होगा आपने, लैन कार्ड। लैन कार्ड का फिजिकल एड्रेस, मतलब हमारे नेटवर्क का फिजिकल एड्रेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस को क्या करता है, वो लर्न करता है, पढ़ता है। ठीक है। इथरनेट फ्रेम्स को, इथरनेट मतलब ये लैन को केवल डेस्टिनेशन डिवाइस से जुड़े पोर्ट की ओर फॉरवर्ड करता है। तो वो एड्रेस उसको मिलेगा, फिजिकल एड्रेस, वहीं पर डेटा आपका जाएगा, बाकी दूसरी जगह नहीं जाएगा। ये कौन करता है, हमारे पास में स्विच, रिपीटर, मॉडेम और स्कैनर। स्कैनर तो हमको पता ही है, हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलता है, स्कैन करके कंप्यूटर में चली जाती है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म भी होता है, हमको पता है। रिपीटर क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है उसको हाई फ्रीक्वेंसी बदलता है। भाई लंबी दूरी रहती है ना, लंबी दूरी में क्या होगा कि नेटवर्क सिग्नल जाएंगे तो थोड़ी दूर जाके कैसे होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वापस रीजनरेट कराया जाता है उनको। ऐसा ही एक वर्ड सुना होगा आपने रिपीटर के जैसा, एम्पलीफायर। तो जो डिश टीवी हम लोग यूज करते हैं उसमें भी लोग घरों में ऊपर छत पे एक डिवाइस लगा देते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। इसके अलावा जो साउंड का काम करते हैं वो लोग भी एम्पलीफायर मशीन का यूज करते हैं, जो साउंड को बढ़ा देता है। तो क्या करता है रिपीटर, बेसिकली लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलता है। स्विच हमारे पास में है, तो याद रखिएगा स्विच जो होता है, यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ये काम किस पे करता है भैया, मैक एड्रेस पे काम करता है, फिजिकल एड्रेस पर ये काम करता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और हमारे प्रश्न का ये जो आंसर है क्या है, स्विच। एक ऑफिस बिल्डिंग या अपेक्षाकृत छोटे जियोग्राफिक एरिया में कंप्यूटर को जोड़ने वाले नेटवर्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है। भाई हम लोग बात कर रहे हैं किसी ऑफिस में, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार, है ना, किसी ऑफिस में, किसी घर में, या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई नेटवर्क चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा। तो बहुत छोटे जो भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क रहता है किसी ऑफिस में या घर में, वो क्या कहलाता है आपके पास में, वो कहलाता है लैन। क्या बोलते हैं इसको हम, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा मेन की बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब शहरी क्षेत्र में जो नेटवर्क फैला होगा उसे कहते हैं। एग्जांपल में डिश टीवी का आप दे सकते हो। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेट बाय स्टेट, कंट्री बाय कंट्री, इस तरीके से फैला होता है, बहुत बड़ा होता है। तो स्टेट बाय स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैला होगा, या पूरी स्टेट में फैला होगा, वो भी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होगा, और एक कंट्री पूरी कंट्री में फैला होगा, वो भी होगा। तो याद रखेंगे ये सबसे बड़ा नेटवर्क यही होता है। और पूरे दुनिया का जो इंटरनेट हम लोग बोलते हैं, तो इंटरनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है ना, या वैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप बोल लो क्या है, इंटरनेट है, पूरी दुनिया में फैला हुआ एक ही नेटवर्क है। पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये कैसा होता है, ये 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए, है ना, कि जैसे ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर लिया आपने, या आपने केबल से आपके मोबाइल को कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर से, तो बस इतना ही चलता है, बहुत दूरी कम होती है ना, और 1 to 1 ही चलता है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर लैन।
एक सिटीजन ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, ठीक है। सर्विस डिलीवरी विप्रेक्टिव से इस इंक्रिप्शन को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। प्रश्न ये कह रहा है कि सिटीजन है, कोई व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट की किसी साइट से जो हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई करता है, और जितनी भी सर्विसेज हमारे पास में होने वाली है वो सारी कैसी हो रही है, ऑनलाइन ही हो रही है, और उसका सबसे ज़्यादा उपयोग भी किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा आसान भी है, ये कहने का मतलब है। तो वो कौन सी कहलाती है? हमारे पास में है G2C, B2B, C2C और B2E। तो ये जो सर्विस हमारे पास में है, ये जो सुविधा हमको मिलती है, कौन सी मिलती है? ये गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या मिलेगी हमको? गवर्नमेंट टू सिटीजन मिलेगी, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी के साथ बिजनेस करता है, लेन देन होलसेल में होगा तो इसमें आएगा। हमारे पास में C2C है, मतलब एक कंज्यूमर जब दूसरे कंज्यूमर के साथ बिजनेस करता है। एग्जाम्पल कि आपने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया, आपको पसंद नहीं आया तो आपने आपके दोस्त को दे दिया, सेल आउट कर दिया, तो आप भी कंज्यूमर थे और आपने आपके दोस्त को दे दिया, है ना, बदले में पैसे लिए, तो ये क्या हो गया? ये आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस हो गया। B2E हमारे पास में बिजनेस टू एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। तो याद रखना, इसके क्वेश्चन आते हैं। अगला है स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट में जब किसी कंडीशन के यस नो रिजल्ट के आधार पर फ्लो को अलग ब्रांचेस में बांटना हो, तब सामान्यतः कौन सा सिंबल यूज करता है? अरे फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्लो चार्ट में अलग अलग आकृतियां हम लोग यूज करते हैं, और बेसिकली क्या है कि जो हमारा एल्गोरिथम होता है, तो एल्गोरिथम का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास वो क्या बोल रहा है? कंडीशन दी है यस और नो। यस और नो हम लोग कब बोलते हैं? जब हमको डिसीजन लेना है। भैया कोई डिसीजन हमको काम करना होगा तो बोलेंगे यस, नहीं करना होगा तो नो बोल देंगे। दैट इज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये वाले पूरे प्रश्न में हमको डिसीजन के लिए कौन सा हम लोग चित्र या सिंबल यूज करते हैं वो बताना है। जैसे हमारे पास में है यहाँ पर केवल पैरेललोग्राम, मतलब समानांतर चतुर्भुज, ये काय में काम में आता है? ये आता है भैया इनपुट के लिए, ठीक है। इनपुट अगर देना है हमको तो क्या यूज करने वाले हम लोग यूज करने वाले हैं पैरेललोग्राम का। फिर हमारे पास में आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या यूज करते हैं हम लोग? तो रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं भैया प्रोसेस के लिए, है ना। प्रोसेस अगर हो रही है तो हम रेक्टेंगल यूज कर लेंगे। इसके बाद में फिर हमारे पास में क्या आता है? सर्कल आता है। सर्कल किसके लिए आता है? ये कनेक्टर के लिए आता है। एक पेज से दो पेज पे अगर आपका चला गया है फ्लो चार्ट तो कनेक्टिंग के लिए। फिर हमारे पास में आता है डायमंड। तो डायमंड जो है हमारे पास में, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। डायमंड का साइन कैसा होता है? इस तरीके से। तो डायमंड का यूज हम लोग करते हैं कहां पर? फ्लो चार्ट में, डिसीजन को दिखाने के लिए, यस और नो दिखाने के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशनल डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेस में पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी रिलेशनल डेटाबेस की बात आए, रिलेशनल मतलब रो और कॉलम में आपका डेटा रखा हुआ है टेबल में। रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल का ऐसा फील्ड जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है, सामान्यतः क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दो अलग अलग टेबल की बात हो गई है। एक टेबल आपके पास में ये है, एक टेबल आपके पास में ये है। तो दो अलग अलग टेबल की जब भी बात होगी तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मान लो टेबल ए है, ये टेबल बी है, इसकी प्राइमरी की ये हो गई, इसकी प्राइमरी की ये हो गई। प्राइमरी की मतलब जो हम फील्ड रखते हैं ना, नेम एड्रेस, ये प्राइमरी कीज कहलाती है। तो इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के लिए क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी, और इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी इस टेबल के लिए फॉरेन की हो जाती है, याद रखना। ऑल ओवर जो प्राइमरी की होती है वही सारी की बनती है, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी की बने या फिर आपकी फॉरेन की बने, है ना, ऐसा भी याद रखना। तो हमारे पास में प्रश्न हमसे बोल रहा है कि यही प्राइमरी की को कौन रेफर करता है। हमारे पास में फॉर्मेटिंग की हमारे पास नहीं होती है। डुप्लीकेट की भी हमारे पास में नहीं होती है डेटाबेस में। हमारे पास में फॉरेन की, तो फॉरेन की जैसे कि मैंने बताया आपको, फॉरेन की होती है, टेम्परेरी की हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास में जो फॉरेन की होती है तो यही पहले टेबल को दूसरे टेबल के लिए क्या करेगी? रेफर करती है, याद रखना, है ना। तो प्राइमरी की, इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के लिए फॉरेन की हो जाएगी, और इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के लिए फॉरेन की होती है, ये याद रखिएगा बस, और कुछ याद भी रखना है। अगला है
हेक्साडेसिमल नंबर 2f का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? हाँ चलिए देखिए, हेक्साडेसिमल वाले मेरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी एक और सेपरेट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे इसी सीरीज में, एक पूरा सिर्फ उतना ही वीडियो डालने वाले हैं, है ना, ताकि उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। 1 नंबर आते ही है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर तक क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास में है 2f का डेसिमल निकालना है। देखिए 2f का डेसिमल निकालना बहुत इजी है, बस हमको एक चीज ये पता होना चाहिए कि जब आपका हेक्साडेसिमल होते हैं इसमें टोटल कितने डिजिट होती है? 16, और 16 होती कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक के हो गया आपका। फिर आपका 10 11 12 13 14 और 15 तक की होती है। 0 से 15 तक के टोटल 16 डिजिट हो जाती है, 16 डिजिट हो जाती है, इतना ही है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है वो क्या है, यहाँ से आज तक तो हम डिजिट यूज करते, नंबर यूज करते। इसके बाद में 2 डिजिट के नंबर है, ये हम यूज नहीं करते। यहाँ से हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते A B C D E और F। मतलब A के लिए 10 है, 11 के लिए B है, 12 के लिए C है, 13 के लिए D है, 14 के लिए E और 15 के लिए F हमारे पास में। तो इसका जो वैल्यू बन के आती है क्या आती है? 0 से F तक के आती है। टोटल 16 कितनी है? 0 से F तक के। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है और ये भी पूछता है कि B को क्या बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं। अब हमारे पास में क्या है? 2F है। तो हमारे पास में बेसिकली कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। एक हमारे पास में 2 और एक हमारे पास में क्या है? F। F कहाँ पे हमारे पास में? 15 में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 15, 2 ही है, 2 डिजिट हमारे पास में है। अब इसका डेसिमल निकालना है तो बहुत सिंपल निकलता है। कैसे? हमारे को क्या 2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है, अच्छा रुको मैं एक तरफ लिखता हूं ताकि वापस उठा के यहाँ पे रख सकूं। हमारे पास कितनी डिजिट है? 2 है, तो ये 16 लिख दी, 16 लिख दी। बीच में प्लस का साइन रहेगा, याद रखना। 2 डिजिट है तो हम लोग इसकी घात लगाएंगे भैया। घात कैसे लगाएंगे? हम 0 से लगाएंगे। पहले इधर से लगाएंगे, है ना, हमेशा इधर से लगाना, याद रखना। ये क्या लगाया हमने? 0, इसके बाद क्या लगाया? 1। 2 ही हमारे पास में। या फिर और डिजिट होती है तो फिर हम 2 की घात और 16 की घात 2 लगाते, 16 की घात 4 लगाते, 16 ऐसे हम ऐसे लगाते चलते हैं ना। 16 की घात 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम घात लगाते चलते जहां तक के रहती। यहाँ पे 2 ही थे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक आएंगे? 1 तक। इतना हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, किसी की भी घात 0 होती है, किसी भी संख्या की घात क्या होने वाली है? 0। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? आउटपुट आएगा इसका हमेशा 1, एक ही रहेगा। ठीक है, अब 16 की घात 1 है तो इसका क्या आएगा आउटपुट? 16 का गुना एक ही बार करना है तो ये क्या जाएगा? 16 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्व किया हमने इसको। अब इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। जैसे मैंने रखा है यहाँ पे 16 प्लस क्या आपके पास में 1, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पर मुख्य काम क्या करना है? हमारे पास 2 डिजिट आई थी ये वाली और 2 हमने ये निकाल के लेके आए। अब हमको क्या करना है? इस पे वर्टिकल इंटू करना है। वर्टिकल इंटू मतलब 16 का गुना इस 2 में और 1 का गुना इस 15 में। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब 16 का गुना 2 में करेंगे इतना आएगा 32, प्लस का साइन जैसा का वैसा। अब ये 15 है, 1 का गुना जब 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 15। और जब इसको हम जोड़ेंगे, है ना, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 47 जो है ये हमारा आ गया 2f का डेसिमल। क्या आ रहा था हमको? 2f का क्या निकालना था? डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये आ गया 47। जहां पर भी 47 होगा ये हमारा राइट आंसर आ गया। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? यहाँ पे देख लो, जैसे 47 आपका आ गया तो मैंने लिखा 47, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको वापस उसमें बदलेंगे, रिवर्स फॉर्म में। तो क्या करना है हमको? इसमें जाहिर सी बात है क्या करेंगे? जब डेसिमल में बदलते हैं हम क्या करते हैं? 16 का भाग देंगे। 16 का भाग कितने बार जाएगा? 16 दूनी 32, है ना, 16 48 हो जाएगा। तो 48 तो हम लेंगे नहीं, कितने बार जा रहा भाग? 2 बार। 16 का भाग इसमें कितने बार जाएगा भैया? 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया 2 यहाँ पर। जितने बार भाग जाता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पर, शेषफल यहाँ लिखते हैं। 2 बार चला गया। अब इस 47 में से हम लोग 32 माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा भैया 15। 15 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, वही 2 और 15 आ गया। अब इस 15 को हम क्या लिखते हैं? f लिखते हैं। तो हमारा आंसर हमेशा क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे, ये वाला 2, और ये 15 की जगह हम क्या लिख देंगे? f। ये हमारे पास में क्या आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बाइनरी कन्वेंशन में जहां 1 KB 1024 बाइट माना जाता है, भाई 4 KB कितने बाइट के बराबर होगा? ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए हमारे पास में 1 KB के लिए हम क्या बोलते हैं, 1 KB इक्वल देन कितना आएगा 1024, क्या आएगा आपके पास में, यह आ जाएगा बाइट। अब आपसे क्या बोल रहा है 4 KB के लिए 4 KB, ये क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे 1024 है, इसमें हमको 1 था तो ये था, ये बाकी है क्या 4 है, तो इस बार इसमें हम क्या कर देंगे 4 का इंटू कर देंगे, हो गया 4 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना है 16, एक बचेगा है ना, 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9, ये हमारे पास 0 जैसा का वैसा आ जाएगा, और ये 4096 जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, 4096 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सिंपल था, गुना नहीं करना था। हालांकि इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, निबल के क्वेश्चन आते हैं, एमबी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की कंप्रेशन में डीकम्प्रेशन के बाद ओरिजिनल डेटा को बिना किसी इंफॉर्मेशन लॉस के बिल्कुल पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कंप्रेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास में 2 तरह के कंप्रेशन होते हैं, एक होता है लॉसी और एक होता है लॉसलेस। तो ये जो प्रश्न हमको बोल रहा है कि कंप्रेशन के बाद भी हमारा डेटा खराब नहीं होगा, जैसा का वैसा हमको मिलना चाहिए, तो ये होता है लॉसलेस होता है। और जो लॉसी कंप्रेशन होता है उसमें हमारा डेटा खराब हो जाता है। जैसे कोई फोटो हमने कंप्रेस करके अगर कहीं पे हम डाल दी तो वापस ओरिजिनल बनती है कि नहीं, वो खराब हो जाती है। लेकिन हम कंप्रेस करते हैं, जैसे फाइलों को, जैसे PDF वगैरह इसके हम कंप्रेस करके भेज देते हैं, वो जैसी की वैसी रहती, क्वालिटी खराब नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे से प्रश्न पूछ रहा है कि हमारी कंप्रेशन के बाद भी उसकी क्वालिटी या इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो, खराब नहीं हो क्वालिटी, हम कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे लॉसलेस वाला। क्या है, लॉसलेस कंप्रेशन जो है ये सही होगा। लॉसी में तो खराब हो जाएगा। एनालॉग कंप्रेशन, विजुअल फॉर्मेटिंग हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये 2 ही होते हैं, याद रखना। लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस कैल्क में करेंट वर्कशीट से अगली वर्कशीट पे जाना है। भाई बहुत सारी सीट होती है, जैसे एक्सेल में भी होती है 1 2 3 सीट्स होती है। तो एक सीट पे आप काम कर रहे हो और आपको अगली सीट पर जाना है, तब हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करते हैं। वह कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग कौन सी यूज करते हैं, बस इतना बताना है। हमारे पास में Alt F4, ये तो सब बंद करने के लिए तो बंद हो जाएगा। कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो हमारा सेल पॉइंटर कहीं पे भी हो स्प्रेडशीट में सीधे कहां चले जाएगा, पहली रो और पहले कॉलम पे, मतलब A1 पे चला जाएगा। कंट्रोल पेज डाउन की अगर बात करें तो कंट्रोल पेज डाउन हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगली हमारे को वर्कशीट पर जाना है तो हम कंट्रोल पेज डाउन भी यूज करेंगे, और पिछली पे अगर जाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज अप यूज करेंगे तो पिछली पे जाएंगे। याद रखना है इसको, ऐसा कैसा, यही सही है। कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करने पे हम अगली पे जाएंगे, और कंट्रोल पेज अप प्रेस करने पर पिछली वाली पे जहां थे वहां चले जाएंगे। शिफ्ट प्लस एंटर इसका यूज तो हम इसमें नहीं करते। अगला क्वेश्चन है CPU का कौन सा भाग अर्थमेटिक कैलकुलेशन के साथ साथ एंड और तथा जनरेट देन जैसी लॉजिकल कंप्रेशन करता है। अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय। तो CPU का ऐसा कौन सा भाग होता है जो अंकगणितीय गणनाएं करता है, साथ में एंड और ये क्या है हमारे पास में, लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास में होते हैं। तो हमारे पास CPU में कौन सा ऐसा भाग होता है जो अंकगणितीय और तार्किक गणना मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, हमको पता है वो क्या है, वो हमारे पास में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है, प्रोसेस में बराबर भाग लेने देगा। इनपुट यूनिट जहां पे इनपुट जाके कनेक्ट होगा, पावर यूनिट SMPS हमारे पास। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के अंदर स्थित कौन सा स्टोरेज लोकेशन बहुत थोड़ी मात्रा में डेटा या इंस्ट्रक्शन को इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए रखता है ना, जिसको बहुत इमीडिएट प्रोसेसिंग रहेगी उसके रखेगा, और सामान्यतः कैश मेमोरी से भी तेज होता है। हाँ जी, हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर को सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से भी तेज होता है ना, और इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए मतलब तत्काल अगर जरूरत होगी तो उसको वहां पर स्टोर करके भी रखता है। कौन है वो, हाँ
वो है हमारे पास में रजिस्टर। रजिस्टर से मिलकर ही कैश मेमोरी बनती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसलिए कैश मेमोरी और रजिस्टर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होगी, तो वो रजिस्टर होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो हमारे पास क्या राइट आंसर आएगा इसका, रजिस्टर आएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी, ये तो आभासी मेमोरी होती है। इसके कल वाला जो वीडियो मैंने पढ़ाया है, कल वाली जो क्लास थी उसी में इसका डिस्क्राइब भी किया हुआ है। हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, डीवीडी ये भी स्टोरेज के लिए है। कंप्यूटर स्टार्टअप के समय हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच करने तथा बूट प्रोसेस शुरू करने वाले फर्मवेयर को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है। देखिए हमारे पास में जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर बूट होगा, बूट होने के बाद हमारा बायोस एक्टिव होता है। बायोस का पहला काम होता है पोस्ट, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसका पहला काम पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को पावर देगा, चेक करेगा चल रहे कि नहीं चल रहे। उसके बाद हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। तो हमारे पास उसी फर्मवेयर की बात कर रहा है। कौन सा फर्मवेयर है हमारे पास में, वो है हमारे पास में बायोस। कंप्यूटर स्टार्टअप के समय हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच मतलब पोस्ट है ना करने तथा बूट प्रोसेस शुरू करने वाले फर्मवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोस। क्या कहेंगे भैया, बायोस कहेंगे। और ASCII को याद रखना, ASCII कोड हमसे पूछ जाते, बड़े सिंपल है, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं ताकि जल्दी से उसको याद हो जाए और एग्जाम के लिए हमारा आंसर लग भी जाए। ASCII का फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SQL स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना। तो ये क्वेरी लैंग्वेज हमारे पास में, ये हमारे पास प्रोटोकॉल है, ये फर्मवेयर हो गया और ये हमारे पास स्टैंडर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का कौन सा घटक परंपरागत रूप से प्रोसेसर, मेमोरी तथा विभिन्न पेरिफेरल बसेस के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है ना। अब मदरबोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, मदरबोर्ड का कौन सा घटक परंपरागत मतलब जो पुराने तरीके हमारे पास में, पुराने मदरबोर्ड हमारे पास में आते हैं या एक लेगेसी टाइप जो चल रहा है, रूप से प्रोसेसर, मेमोरी तथा विभिन्न पेरिफेरल्स के बीच में कम्युनिकेशन मैनेज करता है, डेटा का आदान प्रदान या निर्देशों का आदान प्रदान करता है। उसको कौन हमारे मैनेज करता है, ये हमसे पूछ रहा है। हमारे पास चिपसेट है, हीट सिंक है, कैबिनेट फैन है और पावर बटन है। पावर बटन तो वही जो कैबिनेट में होती है, दबाया कंप्यूटर चालू। कैबिनेट फैन जो CPU का फैन कैबिनेट हमारे पास होता है, कैबिनेट में फैन लगे होते हैं ज़्यादातर। अगर फैन देखने आपको कैबिनेट के, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो गेमिंग PC आते हैं उसमें बहुत सारे फैन लगे होते हैं। हीट सिंक जो एल्यूमिनियम की होती है, प्रोसेसर के ऊपर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लगाते हैं हम लोग, ऊपर से फैन लगा होता है, उसे ठंडा कर देता है। चिपसेट जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। चिपसेट ही हमारे पास में जो पेरिफेरल्स के बीच कम्युनिकेशन होता है उसको मैनेज करने का काम करती है। एक स्टैंडर्ड सिग्नल लेयर ब्लू रे डिस्क में सामान्यतः लगभग कितना डेटा सोर्स स्टोर किया जा सकता है, इसका आंसर आपको पता होगा। हमारे पास में जैसे आप 4.7 GB दिया है, तो ये क्या है, ये है भैया सिंगल लेयर। सिंगल लेयर क्या है हमारे पास, DVD है। 8.5 ये क्या आपके पास में डबल लेयर, ये भी क्या आपके पास DVD है। 25 GB है, ये आपके पास सिंगल लेयर है ना। सिंगल लेयर क्या आपके पास में, ये ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है ना। 50 GB ये आपके पास डबल लेयर है, ये भी क्या आपके पास में ब्लू रे डिस्क है। हमारा प्रश्न पूछा है ब्लू रे डिस्क में सामान्यतः लगभग कितना डेटा आता है, कहाँ पर, सिंगल लेयर में। तो कितना आता है, 25 GB। सिंगल लेयर में 25 GB डेटा आता है, याद रखिएगा। अगला है, कन्वेंशनल हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन सा कंपोनेंट प्लेटर्स को निर्धारित रेजुलेशन पर मिनट पर घुमाता है। हमारे से प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे पास में जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें जो हम प्लेटर्स लगे होते हैं, क्या प्लेटर जो डिस्क के लगी होती है, उस निर्धारित रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना। मतलब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं राउंड पर मिनट, ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं, पर घुमाता है ना। उससे क्या मतलब, जो डिस्क या प्लेटर लगा होता है, हमने बोल दिया कि 1200 RPM पे घूम रहा है, उसको कौन घुमाता है 1200 RPM पे। तो हमारे पास में एक हमारे पास में स्पिंडल मोटर है, रीड राइट हेड है, एक्यूमुलेटर आर्म है और साटा केबल है। साटा केबल तो वो हो गई, फायर वायर जिसको हम कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, DVD राइटर को कनेक्ट करते हैं।
इसके अलावा एक्यूमुलेटर हमारे पास में, एक्यूमुलेटर क्या करता है, हमारा जो हेड होता है ना उसको सही पोजीशन पे लाके रखता है, सही ट्रैक पे लाके रखने का काम किसका है, एक्यूमुलेटर आर्म का है। इसके बाद में रीड हेड वही हमारे पास जो लेंस होता है उसकी बात किया। स्पिंडल मोटर जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। स्पिंडल मोटर ही है जो हमारी हार्ड डिस्क के जो प्लेटर रहते हैं उसको तेजी से घुमाने का काम इसी का है। ठीक। 29 फ्लाइट सिमुलेटर कंप्यूटर गेम डायरेक्शन और मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हो? तो गेम से आपने आंसर निकाल लिया होगा कि गेम खेलना है आपको या फ्लाइट सिमुलेटर। सिमुलेटर क्या होता है कि वास्तविक जो फ्लाइट उड़ाना है तो उसके पहले से तैयार किया जाता है एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे फ्लाइट उड़ाने की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब सीधे सीधे उसको प्लेन तो दे नहीं सकते कि भैया जाके प्लेन उड़ा ले, तो वैसे एक माहौल तैयार किया जाता है रूम में और वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक इनपुट डिवाइस का। कौन सी है वो? जो गेम भी खेलते हैं हम लोग, क्या है, जॉयस्टिक। इसके अलावा प्रोजेक्टर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न हमारे पास में है, एक एग्जामिनेशन सीट में बबल्स दिए गए हैं जिन्हें विद्यार्थी पेंसिल से डार्क करते हैं। इन मार्क्ड रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग है या कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर भी आपको पता होगा। हम लोग OMR की बात कर रहे हैं, है ना। जो OMR सीट आती है, हम काले काले गोले लगाते हैं, तो उन गोलों को रीड करने वाली जो मशीन हमारे पास में आती है वो क्या होती है, OMR। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के एग्जाम आते हैं हमारे पास में, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं और OMR सीट का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उनको रीड करने के लिए OMR का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। बाकी OCR हाथ से लिखा ये पुराने दस्तावेज है, रीडेबल बना लेते हैं उसको, एडिटेबल भी। MSCR का बैंक में यूज करते हैं। बारकोड सारे हमारे प्रोडक्ट्स या गुड पर होते हैं, याद रखना, गुड्स। चलिए, तो इसको याद रखिएगा इस प्रश्न को। हाँ जी, चलिए इसी के साथ हमारे पास में आज ये 12th नंबर का वीडियो हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप जरूर करें। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सितंबर के एग्ज़ाम के लिए और हमारे पास में 12 नंबर का ऑलमोस्ट आधी हमारी पढ़ाई हो चुकी है। थोड़े से सीरियस क्वेश्चन और जो डीप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जिनके एग्जाम में आने की जिनकी प्रायोरिटी रहती है, उनको हम जल्दी जल्दी सारे के सारे कवर करा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।